हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी पॉइंट एसएससी। पॉलिटी क्लास सीरीज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पॉलिटी के अंदर पार्ट फिफ्थ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है ये कोई रिवीजन सीरीज है। इसमें मैं टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं मेजरली कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा आर्टिकल्स एंड पार्ट्स के बीच में। तो यहाँ पर कुछ हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं और सीरीज में पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 से मैंने स्टार्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स है। कहने को तो 25 हैं, जिसमें से 4 ऐड किए गए थे, 1 हटा दिया गया। तो इनिशियली 22 पार्ट्स थे। बट जनरली जब हम काउंट करते हैं, जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्लास में आपको पार्ट 4 से पढ़ाया था, तो वो वैसे तो 5वां पार्ट था, लेकिन कहने के लिए क्या है, 4th का ही पार्ट है। तो यहाँ पर हमें 22 पार्ट्स पढ़नी है, जिसमें मैं क्विक रिवीजन के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। पार्ट 1 से हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने 1 से 4 आर्टिकल देखे थे। पार्ट 2 हमने पढ़ा, जिसमें हमने सिटीजनशिप देखी 5 टू 11। पार्ट 3 में फिर 12 टू 35। पार्ट 4 में फिर 36 टू 51। एंड अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 5th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम 52 से 151 तक आर्टिकल देखेंगे। तो यहाँ पर आपका एक सीरीज डेवलप होगा, एक बेसिकली कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि किस तरह से पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन बटा हुआ है, और एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा। टॉपिक मैं कंप्लीटली करा चुका हूं। जैसे पार्ट 5th है, पार्ट 5th का टाइटल देखो क्या है। पार्ट 5th का टाइटल है यूनियन। अब इससे मतलब आप ये समझो कि जितनी भी यूनियन पावर्स हैं वो किसके अंदर है, पार्ट 5th। और इसके लिए आर्टिकल कितना है, 52 टू 151। जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। यूनियन आप लोग बोलते जाओ यूनियन के अंदर। जैसे पार्लियामेंट किसके अंदर आता है, यूनियन के अंदर। तो क्या मैं पार्लियामेंट पढ़ा नहीं चुका हूं आपको? तो यहाँ पे मैं क्विक रिवीजन में सेशन बेसिकली आर्टिकल बताऊंगा। सेकंड, प्रेसिडेंट यूनियन का पार्ट है, पीएम यूनियन का पार्ट है। पार्लियामेंट में तो लोकसभा राज्यसभा आ गया। वाइस प्रेसिडेंट यूनियन का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट यूनियन का पार्ट है। अटॉर्नी जनरल यूनियन का पार्ट है। एडवोकेट सॉरी कंट्रोलर ऑडिट जनरल है। इलेक्शन कमीशन है, उसके लिए तो खैर अलग से ही है बेसिकली। पर ये सब किसके पार्ट हैं बेसिकली? ये सब यूनियन के पार्ट है ना। तो क्या मैं सब कुछ नहीं करा चुका? मैं पार्लियामेंट पढ़ा चुका हूँ, लोकसभा राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट से सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, सीएजी। तो ये जो पार्ट 5th है, जिसके अंदर यूनियन पावर्स की बात की गई, इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं आप देखोगे, वो सब मैं टॉपिक वाइज अलग से करा चुका हूं। तो यहाँ पे हम टॉपिक वाइज नहीं समझ रहे हैं, क्विक सेशन में हम समझ रहे हैं। ये एक तरह की रिवीजन क्लास है। तो जिसको टॉपिक देखना है, पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, पहले टॉपिक समझो, उसके बाद फिर हम ये क्विक रिवीजन आप इस वीडियो को आके देखोगे। तो पहले मेरी प्रीवियसली एक बार क्विक रिवीजन वाली वीडियो देखो। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 5th, जिसमें किसकी बात की गई, यूनियन की बात की गई। आर्टिकल आपको याद रखना 52 टू 151। तो इस 52 टू 151 के अंदर जितनी भी पावर्स हैं वो सब पार्ट 5th का पार्ट है, क्योंकि आर्टिकल 51 तक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो आज हमारा क्या है, 52। तो पार्ट 4 51 तक कवर है, अब पार्ट 5 52 से 150। अब सबसे पहले बात करें यहाँ पर हम आर्टिकल 52 की। तो आर्टिकल 52 हम पार्लियामेंट में पढ़ चुके हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो किसके बारे में है, प्रेसिडेंट के बारे में, कि देश का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 ये बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो यूनियन है, जो पार्लियामेंट है, उससे रिलेटेड एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है। आर्टिकल 54 बात करता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यहां से जो पॉइंट्स है मैं एक बार क्विक रिवाइज भी कराता जाऊंगा। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की हम बात करें तो एक बार क्विक रिवाइज करो। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मैंने क्या बताया था, इनडायरेक्ट होता है। कौन पार्टिसिपेट करता है, लोकसभा राज्यसभा के एमपी और स्टेट के एमएलए। मैंने बताया था सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेंशियल मेथड होता है इलेक्शन का। हर एमपी के लिए वोट वैल्यू अलग होती है, और हर एमपीज के लिए वोट वैल्यू अलग होती है, और हर स्टेट के एमएलए के लिए मैंने वोट वैल्यू अलग बताई थी। और ये मैंने वोट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताया था। क्लियर? तो सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेंशियल मेथड के थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। 3 यूनियन टेरिटरी मैंने यहां पे बताई थी। 3 यूटी कौन कौन सी बताई थी, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये स्पेशल यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इनके एमएलए भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टेट से एमएलए प्लस 3 यूनियन टेरिटरी से एमएलए, और उसके साथ साथ लोकसभा राज्यसभा के एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, आर्टिकल 61 इंपीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 61, दिस इज 61। इंपीचमेंट का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। जब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को रिमूव करना पड़ेगा। अब क्या प्रेसिडेंट को भी रिमूव किया जा सकता है? यस, अगर प्रेसिडेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक रीजन की वजह से हटाया जा सकता है। इंपीचमेंट प्रोसीजर हमने क्या पढ़ा था,
किसी भी हाउस से आ सकता है इम्पीचमेंट, इधर लोकसभा राज्यसभा। 1/3 मेंबर्स पहले एग्री होने चाहिए बिल लाने के लिए। उसके बाद प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस हम लोगों ने देखा था। उसके बाद बिल दोनों सदन से 2/3 मेजोरिटी से और ज्वाइंट सेशन से 2/3 मेजोरिटी से स्टार्ट बेसिकली पास होगा। उसके बाद जाएगा बिल, पास होने के बाद फिर सीजीआई यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगी यानी सुप्रीम कोर्ट में लीगल प्रोसीजर होगा और उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट को गिल्टी है या नहीं बता दिया जाएगा। तो ये भी हो गया आर्टिकल 61 रिमूवल। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 कहता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा जो प्रेसिडेंट के एब्सेंस में एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट। उसके साथ साथ द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा। तो ये मैंने आपको बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया था कि जो राज्यसभा जैसे लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। लोकसभा का अपना हेड होता है जिसे हम स्पीकर बोलते हैं। राज्यसभा का अपना हेड होता है जिसे क्या बोला जाता है, हम वाइस प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कहाँ के हेड होते हैं, वो राज्यसभा के हेड होते हैं। तो यहीं पर लिखा हुआ है आर्टिकल 64 में वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। उसके अलावा 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। 72 में पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट बेसिकली पार्डन का मतलब होता है क्षमा, माफी, जो सजा को माफ कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी पावर्स हैं वो किस आर्टिकल के अंदर है, 72 के अंदर। नेक्स्ट है 74th के अंदर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 74 कहता है कि जो लोकसभा के लिए सेंटर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं। 76 अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल। ऑलरेडी ये टॉपिक बहुत अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अटॉर्नी एंड एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होता है, अटॉर्नी जनरल सॉरी एडवोकेट जनरल जो स्टेट गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होता है। तो वो प्रेसिडेंट के ऊपर काम करता है, वो गवर्नर के लिए काम करता है। तो बेसिकली जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन सेंटर होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और किस आर्टिकल के अंदर आता है ये, आर्टिकल 76। तो आर्टिकल 76 याद रखना किसके बारे में है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 79 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है, जो बताता है कि पार्लियामेंट 3 पार्ट्स में बटी होगी, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये इसमें से बहुत सारे आर्टिकल्स तो मैं ऑलरेडी जब मैंने टॉपिक पढ़ाया मैंने सारे आर्टिकल्स आपको समझा ही दिए। तभी मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक वीडियो नहीं है, ये क्विक रिवीजन वाला सेशन है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्विक रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक्स को और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है जिसमें हमने लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट देखा है। नेक्स्ट आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। ये बताता है कि राज्यसभा कैसी होगी। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाएगा। ये परमानेंट हाउस होगा। तो कंप्लीटली राज्यसभा के बारे में किस आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल 80 में बताया गया। नेक्स्ट आर्टिकल 81 ये कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की बात करता है जिसे हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाएगा, इसे टेम्परेरी हाउस भी कहा जाएगा। 83 ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी जो पार्लियामेंट के हाउस है उनके ड्यूरेशन की बात करता है। नेक्स्ट 93 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 93 किसकी बात करता है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। तो आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा का एक स्पीकर होगा और लोकसभा का एक क्या होगा, डेप्यूटी स्पीकर होगा। तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा बेसिकली आर्टिकल 93। नेक्स्ट है आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 किसकी बात कर रहा है, पावर प्रिविलेजेस एटसेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी जो पार्लियामेंट हाउस है उसमें जो पावर्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं उनको क्या पावर्स मिलेंगी, क्या प्रिविलेजेस मिलेंगी, इसकी बात कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 105। अच्छा यहाँ पर एक आर्टिकल मिसिंग है, आर्टिकल 108। जल्दी से आप लोग बताओ व्हाट इज द आर्टिकल 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। आर्टिकल 108 बेसिकली किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 108 बताता है जॉइंट सिटिंग के बारे में। तो यहीं पर डाल लोगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं आर्टिकल 108 किसकी बात कर रहा है, ये जॉइंट सिटिंग की बात कर रहा है। अब जॉइंट सिटिंग क्या होता है, जॉइंट सिटिंग मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल में 2 हाउसेज होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। जब लोकसभा राज्यसभा दोनों को कंबाइन कर दिया जाए एक ही सदन में तो उसको हम क्या नाम देंगे, जॉइंट सिटिंग। तो जॉइंट सिटिंग तो हमें समझ आया, बट जॉइंट सिटिंग बुलाने की पावर किसके पास है, जॉइंट सिटिंग की जो पावर है वो है प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट कैन इनवाइट जॉइंट सेशन, राष्ट्रपति चाहे तो जॉइंट सेशन बुला सकते हैं।
अभी हम लोगों ने देखा था लोकसभा का अपना एक स्पीकर होता है, राज्यसभा का अपना चेयरमैन होता है जिसे हम वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो दोनों के अपने अपने चेयरमैन है, तो जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो इस कंबाइंड ज्वाइंट सेशन का चेयरमैन कौन होगा? तो हमेशा याद रखना, स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही चेयरमैन होता है ज्वाइंट सेशन। क्लियर? तो 2 पॉइंट्स निकल के, आर्टिकल्स 3 पॉइंट्स निकल के आए ज्वाइंट सेशन। तो एक तो आर्टिकल 108, एक स्पीकर ऑफ लोकसभा विल लीड ज्वाइंट सेशन, स्पीकर ऑफ लोकसभा ज्वाइंट सेशन को लीड करेगा। एंड हु कैन इनवाइट ज्वाइंट सेशन? प्रेसिडेंट हैज पावर, द प्रेसिडेंट कैन इनवाइट ज्वाइंट सेशन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 109, अच्छा ये मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल, ये मैं आप लोगों को बेसिकली, आप देखोगे ना ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, मनी बिल और बेसिक अप्रोप्रिएट बिल में क्या डिफरेंस होता है, क्या ये बिल्स होते हैं, तो एक बार वो वीडियो जाके देख लेना। पहले 109 देख लो, स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी बिल। मनी बिल के रिस्पेक्ट में कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, लेकिन आपसे यहाँ पे डेफिनेशन की बात करेगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 110 जो बात करता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। अब मनी बिल से आप 2-3 पॉइंट समझ लो। मनी बिल सबसे पहले तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में कंसिडरेशन के लिए जा सकता है, बाकी राज्यसभा का कोई मैटर नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा हु कैन डिसाइड द बिल इज अ मनी बिल? स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास पावर है कि वो डिसाइड कर सकता है कि ये जो बिल आया है ये मनी बिल है या फाइनेंस। और एक आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल कौन सा रहेगा इसके लिए? 1110। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 112, 112, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जब मैं इस आर्टिकल की बात करूंगा। ये बात कर रहा है एनुअल फाइनेंस बजट की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनुअल फाइनेंस बजट? जब मैं एनुअल फाइनेंस बजट की बात करूंगा तो इसे जनरली हम किस नाम से जानते हैं? या एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिखो। एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, और इसे हम बोलते हैं बजट के नाम। आपने बजट सुना होगा ना कि फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या पेश किया है? बजट पेश किया है। तो जनरली फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे में लोकसभा में बजट को पेश किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उसे नेक्स्ट ईयर के लिए लागू किया जाता है। तो ये जो बजट होता है इसी को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है? एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। और ये भी कई बार पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल बजट को किस नाम से जाना जाता है? तो एक्चुअल बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में किस नाम से जाना जाता है? एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? बजट की बात करूं तो बजट का टॉपिक भी मैं ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में आपको करा चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बजट डज पार्लियामेंट बेसिकली इंट्रोड्यूस। तो जहां पर रेवेन्यू और कैपिटल बजट समझा था। रेवेन्यू में हम लोगों ने समझा था कि जब सरकार अपनी इनकम के थ्रू बजट जनरेट करेगी तो उसे रेवेन्यू बजट कहेंगे, और जब सरकार बोरोइंग के थ्रू यानी उधार लेके बजट बनाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल बजट। उसके अलावा मैंने यहाँ पर बजट डेफिसिट भी आपको समझाया था, जिसमें हमने प्राइमरी डेफिसिट समझा था, फिस्कल डेफिसिट समझा था, बजट डेफिसिट समझा था, रेवेन्यू डेफिसिट समझा था, और कैपिटल डेफिसिट भी समझा था। तो वहां पर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेसिकली इनकम, इनसे रिलेटेड, डेट क्रिएटिंग, नॉन डेट क्रिएटिंग, तो पूरा बजट चार्ट समझा है हम लोगों ने। तो एक बार आप जाके देखना मेरा बजट का वीडियो, जिसमें मैंने प्रॉपर्ली बजट चार्ट को एक्सप्लेन किया। क्लियर? तो बजट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? आर्टिकल 122 के अंदर में। क्लियर? उसके अलावा नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे 140 114, ये मैंने बताया अप्रोप्रिएट बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, इनमें क्या डिफरेंस है? फाइनेंस 118 आर्टिकल में, तो 114 किसकी बात करता है? अप्रोप्रिएट बिल की बात करता है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिकल 123, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, ये भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। एक आर्टिकल 123, एक आर्टिकल 213, टू, हाँ 213। क्लियर? बेसिकली जब मैं आर्टिकल 123 की बात करता हूं तो ये प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर की बात करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनेंस पावर? प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर क्या होती है? ऑर्डिनेंस को बोलते हैं हम अध्यादेश। देखो होता क्या है, हम सबको पता है कि जो सेंटर से बिल बनेगा वो कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी। मतलब कोई भी बिल आएगा, पहले ड्राफ्ट होगा, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में से किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकता है। क्या नाम है? कोई भी लॉ बेसिकली। तो वो बिल किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है, वो लो इधर लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में उसे पास होना जरूरी है। लोकसभा में भी वो अलग से पास होगा, राज्यसभा में भी पास होगा। अच्छा, जब दोनों सदन से बिल पास हो जाता है तो बिल पास होने के बाद किसके पास जाता है साइन होने के लिए? प्रेसिडेंट के पास जाता है। क्या प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है कि प्रेसिडेंट, या फिर मैं बात करूं प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, और प्रेसिडेंट साइन करने के बाद उस बिल को क्या बना दिया जाता है? कंप्लीटली पास मान लिया जाता है। तो बिल का अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं, या
बेसिकली मैं बात करूं कि कोई भी लॉ अगर बनाना है तो वो कहां से बनेगा? पार्लियामेंट से बनेगा। लॉ कहां से बनेगा? पार्लियामेंट से। एक पॉइंट तो आपको समझ आया ना? कोई भी कानून बनना है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट का मतलब तीन चीजों की बात कर रहा हूं। जब जब मैं पार्लियामेंट वर्ड यूज करूंगा उसका मतलब होगा लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। मतलब लोकसभा राज्यसभा से पास होगा बिल, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तभी उसको क्या माना जाएगा? लॉ माना जाएगा। क्लियर? अच्छा, मैं अगर कहूं, हम लोगों ने पार्लियामेंट पढ़ा है, आप एक बार पार्लियामेंट मेरा सेशन जाके देखना। पार्लियामेंट में मैंने बताया था कि 3 सेशंस होते हैं जनरली। वैसे तो इमरजेंसी के टाइम पे 2 सेशंस रिक्वायर्ड है, जनरली 3 होते हैं। बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। हर सेशन के बाद कुछ गैप होता है, जैसे बजट सेशन स्टार्ट हुआ, फिर छुट्टियाँ पड़ेंगी जो नोट मोर देन 2 मंथ्स होनी चाहिए। 2 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, फिर छुट्टियाँ, फिर नेक्स्ट सेशन, फिर छुट्टियाँ। तो लेट्स सपोज करो जो हमारे देश में कानून बनाने की पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। किसी रीजन की वजह से लोकसभा, राज्यसभा एब्सेंट है। लोकसभा और राज्यसभा एब्सेंट है, या तो सेशन खत्म हुआ है जस्ट तो अभी वो एब्सेंट है और देश में कोई नए कानून बनाने की जरूरत है। तो इस टाइम पे फिर क्या किया जाए? जो कानून बनाने की बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस है वो तो एब्सेंट है। देश में नया कानून बनना है तो ऐसी कंडीशन में सारी पावर्स किसके हाथ में आ जाती हैं? प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती हैं। तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 का इस्तेमाल करके ऑर्डिनेंस पास करके क्या बना सकते हैं? कोई भी लॉ बना सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस बेसिकली मैं बोल सकता हूं प्रेसिडेंट के पास एक पावर है। ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के पास एक पावर है जिसका इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट टेम्परेरी लॉज बना सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। पॉइंट समझना कि प्रेसिडेंट में मैंने समझाया, फिर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के पास एक पावर है अंडर आर्टिकल 123 जिसका इस्तेमाल करके इन एब्सेंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, किसके एब्सेंस में बात कर रहा हूं मैं? लोकसभा और राज्यसभा की एब्सेंस में प्रेसिडेंट कैन मेक टेम्परेरी लॉज। तो जरूरत पड़ने पर जब दोनों सदन छुट्टी पर हैं तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट क्या बना सकते हैं? बेसिकली कानून बना सकते हैं। अच्छा, ये जो वैलिड होंगे ये कानून होंगे 6 मंथ्स और 6 वीक्स के लिए। 6 महीने, 6 हफ्ते के लिए ये लॉज क्या होते हैं? वैलिड होते हैं। तो 6 महीने, 6 हफ्ते बाद ये लॉज क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। या फिर लेट्स सपोज करो 6 महीने तक पार्लियामेंट नहीं आई या पार्लियामेंट 2 महीने बाद आ गई। तो जैसे ही पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन होगा उसके 6 वीक के बाद इन्हें हटा दिया जाएगा। अच्छा, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे ट्रिपल तलाक आप सबने सुना होगा। बेसिकली ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस पास होके बना था। बाद में लोकसभा, राज्यसभा आई, उन्होंने बिल पास करके उसे परमानेंट किया। तो प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस पास करके बनाएंगे वो टेम्परेरी लॉ होंगे। बाद में लोकसभा, राज्यसभा चाहे तो बिल पास करके उस लॉ को क्या कर सकती हैं? परमानेंट कर सकती हैं। अच्छा, मुझे एक पॉइंट और बताओ आप लोग। जैसे लोकसभा, राज्यसभा से कोई बिल पास हुआ, मैं यहाँ पे अब लॉ की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जनरली कोई बिल पास हुआ। बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास गया। प्रेसिडेंट को फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है कि प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन करने से मना कर सकते हैं? प्रेसिडेंट कैन डिनाई टू बेसिकली पास द बिल। पावर होनी चाहिए ना प्रेसिडेंट के पास। यस, तो वही मैं बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट के पास पावर है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वीटो पावर। तो ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वीटो पावर। तो वीटो पावर की जब मैं बात करूंगा तो वीटो पावर्स हैं आर्टिकल 111 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 111 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 111 किसकी बात करता है? ये बात करता है वीटो पावर। तो ये आर्टिकल 111 कहता है कि प्रेसिडेंट के पास कितने तरह की वीटो पावर्स हैं? 3 वीटो पावर्स। पॉकेट वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो पावर और सस्पेंस। प्रेसिडेंट पढ़ोगे ना तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे जो मैं समझा रहा हूँ। अगर किसी को ना समझ आए कि सर ऐसा क्या ये जल्दी जल्दी रिपीट कर रहे हैं, तो बेटा एक क्विक सेशन रिवीजन है, रिवीजन सेशन है बेसिकली, और टॉपिक वाइज मैं समझा चुका हूँ। तो मैं कह रहा हूँ प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो पावर्स होती हैं। इन वीटो पावर का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट अगर कोई बिल लोकसभा, राज्यसभा से पास हुआ है तो उस पे साइन करने से मना कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट ने पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब प्रेसिडेंट ने बिल को अपनी पॉकेट में रख लिया और प्रेसिडेंट भूल गए। मतलब प्रेसिडेंट चाहें तो उस बिल को अनलिमिटेड टाइम तक अपने पास रख सकते हैं बिना आंसर किए, यानी पॉकेट में रखा बिल भूल गए। जब प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल, यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस है, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, एक बार वीडियो जाके देख लो समझ आ जाएगा।
नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ एब्सोल्यूट वीटो पावर। अब जब मैं एब्सोल्यूट वीटो पावर की बात करूँगा तो प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन करने से एब्सोल्यूट मतलब क्लियर मना कर देंगे कि इस बिल पर साइन हो गई। और थर्ड मैं बात कर रहा हूँ सस्पेंस वीटो पावर। जब मैं सस्पेंस की बात करूँगा तो प्रेसिडेंट जब किसी बिल को कंसिडरेशन के लिए रिटर्न करेंगे, मतलब उस बिल को रिटर्न कर देंगे कि दोबारा पास करके अलाउ, तो उसको हम क्या नाम देंगे? सस्पेंस। तो पॉकेट, एब्सोल्यूट और सस्पेंस 3 तरह की वीटो पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास जिनका वो आर्टिकल 111 का इस्तेमाल करके बेसिकली यूज़ कर सकते हैं किसी भी बिल के ऊपर। बताओ क्लियर है यहाँ तक? डन ना? ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आप आर्टिकल 124। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आर्टिकल 124 की बात। आर्टिकल 124 क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ से थोड़ी-सी सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री भी समझ। अब सुप्रीम कोर्ट भी यूनियन का पावर है, हमारा पार्ट क्या चल रहा है? पार्ट 5 चल रहा है जिसके अंदर सिर्फ हम यूनियन पावर्स देखनी है, तो 124 से लेके बेसिकली 148 तक हम सॉरी 147 तक हम किसकी बात करते हैं? 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट। तो 124 से 147 तक जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो सारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताएँगे। अब यहाँ पर मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कब लाया गया था? अगर आपको याद हो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार कलकत्ता में हमारा सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था। 7 मेंबर्स की टीम थी जिसमें एलिजा इम्फे क्या थे? पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस एलिजाबेथ इम्फे थे। उसके बाद क्या होता है? भारत में आगे चल के फेडरल कोर्ट लाया जाता है 1935 के एक्ट के तहत। अब फेडरल कोर्ट को ही बाद में किसमें कन्वर्ट किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में, जो 28 जनवरी 1950 को कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया? जो बेसिकली अभी न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया है। और जो उसके पहले सीजीआई रहे हैं वो कौन रहे हैं? जेके हैरिसन, जैकीलाल केनिया हैरिसन के नाम से उन्हें जाना जाता है। अभी कौन चल रहे हैं? संजीव खन्ना चल रहे हैं। अभी रिसेंटली डीवाई चंद्रचूड़ ने रेजिग्नेशन दिया है। उनका टेन्योर कंप्लीट हुआ है। तो अभी यहाँ पर अब तो बेसिकली नेक्स्ट सीजीआई संजीव खन्ना चल रहे हैं। तो आर्टिकल 124 इसी सुप्रीम कोर्ट की बात करता है जो फेडरल कोर्ट से कन्वर्ट करके किसमें किया गया? सुप्रीम कोर्ट में। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपको याद रखना है आर्टिकल 124। क्लियर? नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 किसकी बात करता है? आर्टिकल 125 बताता है सैलरीज ऑफ द जज। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो जजेस है उनकी सैलरी किस आर्टिकल में बताई गई है? 125 में बताई गई। नेक्स्ट 126 अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है? बेसिकली एक्टिंग का मतलब वो चीफ जस्टिस की तरह एक्ट कर रहा है। देखो सुप्रीम कोर्ट के जब मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो यहाँ पर तो कुछ होंगे जजेस, और यहाँ पर एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, सीजीआई। सीजीआई का जनरली जब मैं टेन्योर की बात करता हूँ तो वो 65 ईयर्स है, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से लेट्स सपोज करो ये सीजीआई की पोस्ट वैकेंट हो गई, खाली हो गई सुप्रीम कोर्ट। अब सीजीआई की पोस्ट वैकेंट किन कारणों से हो सकती है? या तो सीजीआई का रिमूवल हो गया, या सीजीआई ने रेजिग्नेशन दे दिया, या किसी भी रीजन की वजह से सीजीआई की डेथ हो गई। तो किसी भी कारण से अगर सीजीआई की पोस्ट खाली हो जाती है तो हमें तुरंत कोई टेम्परेरी सीजीआई अपॉइंट करना होता है जब तक हम एक परमानेंट सीजीआई नहीं ढूंढ लेते। अब परमानेंट सीजीआई को तो अपॉइंट करने में टाइम लगेगा, तो उसकी जगह क्या करते हो? एक टेम्परेरी सीजीआई अपॉइंट कर दो। इस टेम्परेरी सीजीआई को क्या कहा जाता है? एक्टिंग चीफ जस्टिस। मतलब कोई पर्सन चीफ जस्टिस की तरह एक्ट कर रहा है, और ये जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होगा ये कितने मंथ्स के लिए रहेगा? मैक्सिमम 6 मंथ। मतलब पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस परमानेंट 6 महीने से ज्यादा नहीं, मतलब टेम्परेरी 6 महीने से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। 6 महीने के अंदर-अंदर हमें सीजीआई को परमानेंट करके अपॉइंट करना ही करना होगा। ये रूल है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब एक्टिंग चीफ जस्टिस बनेगा तो वो भी कितने टाइम के लिए बनेगा? वो भी मैक्सिमम कितने टाइम के लिए बनेगा? 6 महीने के लिए। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब समझ आया कि इन एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल सीजीआई एक टेम्परेरी सीजीआई अपॉइंट करते हैं बाहर से जिसे हम क्या नाम देते हैं? एक्टिंग चीफ जस्टिस। नेक्स्ट है आर्टिकल 127। जब मैं आर्टिकल 127 की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, या इन्हें एडिशनल जज के नाम से भी हम जानते हैं। एडहॉक जजेस या एडिशनल जज क्या होते हैं? एडहॉक या एडिशनल, देखो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर जजेस हैं। अभी तो 34 जजेस की टीम है। अब सुप्रीम कोर्ट में इतने केसेस पेंडिंग होते हैं, तो क्या किया जाता है? चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे 2 साल के लिए कुछ टेम्परेरी जज अपॉइंट किए जाते हैं स्पेसिफिक केसेस को सॉल्व करने, और उन जजेस को ही हम क्या नाम देते हैं? एडहॉक जज।
तो जो टेम्परेरी जज अपॉइंट किए जाएंगे, एक्टिंग जज तो हो गया सीजीआई की जगह पर, और ये जो टेम्परेरी जो जो हो गई ये यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं, तो इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, एडहॉक जजेस। क्लियर है? बताओ यहाँ तक क्लियर? तो एडहॉक का मतलब समझ आया, जो टेम्परेरी जजेस अपॉइंट किए जाते हैं बेसिकली। नेक्स्ट आ जाओ आर्टिकल 128। आर्टिकल 128 क्या कहता है, अटेंडेंस ऑफ द रिटायर्ड जज ऑफ सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? तो बेसिकली रिटायर्ड जज को क्या किया जा सकता है, अगर कोई जूरी कंडक्ट की जा रही है तो वहां पर रिटायर्ड जज को लिया जा सकता है। वैसे तो आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद ये फर्दर एलिजिबल नहीं होते कहीं लीगल फील्ड में काम करने के लिए, अनटिल अनलेस प्रेसिडेंट इन्हें एडवाइस ना करे। और रिटायरमेंट क्या एज क्या होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, 65 ईयर। तो टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स ये सर्व करते हैं अपनी जॉब, और उसके बाद इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। हाई कोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो 62 ईयर्स। नेक्स्ट है आर्टिकल 129, सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, फाइनल वर्डिक्ट होता है इसका, कोई इसकी डिसीजंस के अगेंस्ट कोई अपील नहीं हो सकती बेसिकली। तो एपलेट जुरिडिक्शन इसके पास है, बस किसी और कोर्ट के पास नहीं है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एपलेट जुरिडिक्शन। आर्टिकल 130 किसकी बात करता है, सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सीट की, कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी सीट होंगी। जैसे ओरिजिनल सीट की मैं बात करूं तो कितनी सीट्स थी, 8 थी, 7+1। अभी कितनी सीट्स है सुप्रीम कोर्ट में, 33+1, यानी 33 अदर जजेस हैं और एक क्या है, सीजीआई है, तो टोटल 34 सीट्स हैं। तो ये सीट्स बढ़ाने का काम किसके पास है, यही अगर आपसे पूछ ले कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी सीट्स को अगर हमें इंक्रीज करना हो तो वो पावर किसके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सीट को इंक्रीज करने की पावर है पार्लियामेंट के पास। तो जरूरत पड़ने पर समय समय पर पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द सीट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सीट्स को पार्लियामेंट इंक्रीज कर। क्लियर? तो सीट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट 33+1 बेसिकली 34 है। नेक्स्ट यहां पर एक और है, ये रफ कर देता हूं मैं। एक और है ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट में मैं पढ़ा चुका हूं आर्टिकल, आर्टिकल 133, 32 और 33 है। 132 एंड 33 दोनों स्पेशल केसेस में है, जिसे हम नाम देते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम। अब ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है, देखो सुप्रीम कोर्ट के पास है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। लेट्स सपोज करो, देखो क्या भारत में फेडरल सिस्टम चलता है, स्टेट में हाई कोर्ट्स हैं, सेंटर में सुप्रीम कोर्ट्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए गए हैं। अब दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स होगा तो वो केस क्या किसी स्टेट के हाई कोर्ट में जा सकता है, अगर किसी स्टेट के हाई कोर्ट में जाएगा तो पार्शियली डिसीजन होगा। तो ऐसे केसेस को कौन डील करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर बात कर रहा है, अगर दो स्टेट्स के डिस्प्यूट्स हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे अंडर ओरिजिनल जुरिडिक्शन। स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट्स हैं तो भी कहां पर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में अंडर ओरिजिनल जुरिडिक्शन। नेक्स्ट 136 किसकी बात करता है, स्पेशल लीव फॉर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, मतलब एपलेट जुरिडिक्शन की बात करता है। केसेस लोअर कोर्ट से अपील होके कहां पर आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। 137 रिव्यू जुरिडिक्शन की बात करता है। 141 डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो भारत के सभी कोर्ट्स में बाइंडिंग होगा, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट है। इसके डिसीजंस को कहां चैलेंज करोगे, कहीं चैलेंज नहीं कर पाओगे, तो इसलिए कहा गया है कि इसका डिसीजन फाइनल है। अब यहां पर एक और आर्टिकल है, कई बार हम पढ़ते हैं आर्टिकल 143, जिसमें एडवाइजरी जुरिडिक्शन की बात करता है। आर्टिकल 143 किसकी बात करता है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन की। अब एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या है, आर्टिकल 143 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर प्रेसिडेंट को कोई लीगल एडवाइस की जरूरत है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, प्रेसिडेंट को लीगल एडवाइस। तो प्रेसिडेंट के मानने पर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को क्या कर सकता है, लीगल एडवाइस दे सकता। क्लियर? तो इसे कहते हैं लीगल एडवाइजरी जुरिडिक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल 141 तो हमने देख लिया, डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। 147 तक सुप्रीम कोर्ट था, जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट आ जाओ आर्टिकल 148 जो बात करता है सीएजी की, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। अब व्हाट इज सीएजी, सीएजी भी मैं फुल टॉपिक आपको करा चुका हूं, एक बार मैं क्विक रिवाइज करा देता हूं कि सीएजी होता है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, मतलब
जो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, वो कहाँ पे जा रहा है फंड? कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड 2 फंड होते हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट वहाँ से पैसा निकालती है, एक इमरजेंसी फंड होता है, एक जनरल फंड होता है। तो सरकार कितना पब्लिक का पैसा, सिंपल टर्म में अगर मैं बात करूँ, तो सरकार कितना पब्लिक का पैसा कहाँ पर खर्च कर रही है, कितना निकाला गया है फंड से, कितना यूज़ किया गया है, कहाँ पर कितना यूज़ किया गया है, तो उस सब का जो बही खाता, उस सब का जो रिकॉर्ड रखेगा, उस सब को जो ऑडिट करेगा, उसी को हम क्या नाम देंगे? कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। क्योंकि ये हमने जो सरकार को टैक्स दिया है, उसका हिसाब-किताब रखता है, उसका लेखा-जोखा रखता है, तो इसको एक और नाम दिया जाता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स? क्योंकि ये हमारे पैसे की क्या कर रहा है? देख-रेख कर रहा है, हमारे पैसे का रख-रखाव कर रहा है। क्लियर? बताओ? ओके। तो कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल की जब मैं बात करूँगा, सीएजी की मैं बात करूँगा, सीएजी से एक पॉइंट और आपको याद रखना है। सीएजी रिपोर्ट तैयार करता है, यहाँ पर देखो ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ सीएजी की बात कर रहा है। एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 150, जो सीएजी की रिपोर्ट की बात। सीएजी क्या करता है? अपनी एक लिस्ट बनाता है, रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? प्रेज़िडेंट को। अब प्रेज़िडेंट तो फंड से पैसा निकाल सकते हैं कंटिजेंसी फंड से इमरजेंसी के थ्रू। तो अब रिपोर्ट उस पर्सन के हाथ में सौंपना जिस पर्सन ने पैसे निकाले हैं, तो वो तो सही नहीं है ना। तो प्रेज़िडेंट इस रिपोर्ट को सबमिट करते हैं कहाँ पर? पार्लियामेंट में। तो इस रिपोर्ट को कहाँ पे दिखाया जाता है? पार्लियामेंट में दिखाया जाता है। पार्लियामेंट में एक पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, पीएसी, जो बेसिकली 22 मेंबर्स की टीम होती है, 15:7 के रेशियो में रिस्पेक्टिवली लोकसभा एंड राज्यसभा से वहाँ से मेंबर्स आते हैं और वो मेंबर्स बेसिकली सीएजी की रिपोर्ट को ऑडिट करते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीएजी तो रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। इसे गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जा रहा है, ये सेंटर और स्टेट दोनों सरकार के लिए रिपोर्ट तैयार करता है, कितना कहाँ खर्चा किया, उस रिपोर्ट को ऑडिट कौन करता है आगे? तो देखो एक चेन है, गवर्नमेंट ने खर्च किया तो सीएजी ऑडिट करेगा, सीएजी की रिपोर्ट को फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो 22 मेंबर्स की टीम पार्लियामेंट में बैठी होती है, जिसके हेड होते हैं अपोजिशन लीडर, वो हेड बेसिकली ऑडिट करते हैं। तो ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को लेके जाएगी पीएसी के पास और पीएसी उस रिपोर्ट को क्या करती है? ऑडिट करती है। क्लियर? ड्यूटीज एंड पावर्स की मैं बात करूं तो ये ऑडिट कर सकता है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए ऑडिट करता है। दोनों के लिए ऑडिट कर रहा है ना यहाँ पर। उसके साथ-साथ ये लोकसभा और राज्यसभा के सेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। देखो ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है बेसिकली। लोकसभा, राज्यसभा में सेशंस चल रहे हैं, प्रोसीजर चल रहा है, तो वहाँ पर सीएजी पार्टिसिपेट कर सकता है, बट विदाउट अ राइट टू वोट। इसका मतलब क्या है? अगर वहाँ पर वोट हो रहा है, तो सीएजी वोट नहीं कर सकते किसी बिल के लिए, लेकिन वहाँ पर प्रोसीजर क्या चल रहा है, वो देख सकते हैं सीएजी। So he can participate in the sessions of both Lok Sabha and Rajya Sabha, but without a right to vote, बिना वोट के अधिकार के। क्लियर? बताओ यहां तक क्लियर है? तो ये समझ आया आपको? थोड़ा बड़ा पार्ट हो गया ये क्विक रिवीजन के सेशन में, क्योंकि यहाँ पे मैंने टॉपिक्स को भी एक्सप्लेन किया है। तो पार्ट फिफ्थ हमने देखा है, जिसमें हमने यूनियन आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 देखा है, जहां पर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की मेजर पावर्स देखी हैं, जहां पर पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, लोकसभा, राज्यसभा से रिलेटेड, सीएजी से रिलेटेड, अटॉर्नी जनरल से, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, कुछ बिल्स हैं उनसे रिलेटेड, जितने भी आर्टिकल्स बन सकते हैं उनको रिवाइज किया है। क्लियर? तो हमने आर्टिकल 151 तक डिस्कस कर लिया आज की क्लास में, और कितने पार्ट्स तक डिस्कस कर लिया? पार्ट 5 तक। नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल 152 से डिस्कस करेंगे और हमें 395 तक पहुंचना है, और पार्ट कौन सा होगा हमारा? पार्ट 6 होगा। तो हमारा टारगेट क्या रहने वाला है कि हमें 395 तक इंपॉर्टेंट सारे आर्टिकल्स कवर करने हैं, और कितने पार्ट्स कवर करने हैं? 22। तो अभी हम पार्ट 6 कवर करेंगे, जिसके अंदर हम स्टेट के बारे में देखेंगे, कौन से आर्टिकल से शुरू होगा? आर्टिकल 152। समझ आया इतना? तो चलो, तो इसको यहीं तक रखते हैं। कंप्लीटली हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और जो पॉइंट्स बन सकते हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। आई होप यू लाइक द सेशन।